प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप जहां भी रहें अल्लाह ताला की हिफाजत में रहें। सबसे पहले मैं अपने उन सब्सक्राइबर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो हमारी वीडियोस को बाकायदगी से देखते और सुनते हैं। आप लोगों के किए हुए तमाम कमेंट्स हमारी हौसला अफजाई का बायस हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि अदलो इंसाफ सिर्फ हश्र पर मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे नौजवान पर है जिसकी आंखों पर लालच ने पट्टी बांध दी थी और इसी लालच के बायस उसने अपनी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर ली। रफीक के वालिद एक सरकारी स्कूल में चौकीदार की ड्यूटी सर अंजाम देते थे। कलील आमदनी होने के बायस वो लोग गुर्बत से नीचे अपनी जिंदगी गुजारने पर मजबूर थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। रफीक के वालिद को सर्विस करते हुए तकरीबन 25 बरस बीत गए थे और अब उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। एक सरकारी मुलाजिम होने की वजह से जल्द ही रफीक को उनकी जगह पर लगा दिया गया। अपने वालिद की रिटायरमेंट के बाद जैसे ही रफीक को नौकरी मिली तो वो जैसे खुशी से फूला न समा रहा था। चंद अरसा तो वो अपने बाप की जगह पर ड्यूटी देता रहा। ये एक बहुत ही बड़ा सरकारी स्कूल था जहां अमीरों और गरीबों के बच्चे एक साथ पढ़ा करते थे। आए रोज वो अपने स्कूल के गेट पर लंबी लंबी गाड़ियों को देखा करता और दिल ही दिल में हसरत किया करता कि काश वो लोग भी अमीर होते तो शायद वो आज एक चौकीदार की नौकरी ना कर रहा होता। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसने जैसे ही बढ़कर गाड़ी का दरवाजा खोला तो गाड़ी से निकलते हुए एक मॉडर्न किस्म के नौजवान ने उसके हाथ पर 500 रुपए का नोट रख दिया और इठलाता हुआ स्कूल में दाखिल हो गया। रफीक की तो आंखें जैसे फटी की फटी रह गई थी। अपने हाथ पर रखा हुआ 500 का नोट देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन न आ रहा था। वो अपनी पूरी जिंदगी में 500 रुपए का नोट खर्च न कर पाया था। बस उस दिन के बाद से ही रफीक की आंखों पर जैसे लालच की पट्टी बंधती चली गई। अब वो गाड़ी का दरवाजा खोलने के साथ साथ अमीरों के बच्चों के चौंचले भी उठाने लगा था। कभी वो उनके लिए कैंटीन से खाने का सामान ले आता तो कभी उनकी गलत हरकतों पर अपनी आंखें बंद कर लेता। जल्द ही स्कूल के चंद औबाश लड़कों ने रफीक के साथ दोस्ती कर ली ताकि वो किसी भी मामले में हमेशा उनका हामी रहे। एक दिन मामूल की तरह रफीक अपनी ड्यूटी पर था कि अचानक उसने अपने स्कूल में मौजूद दूसरे चौकीदार को आते हुए देखा। वो सीधा चलता हुआ रफीक के पास आकर रुक गया। रफीक मियां, सुनाओ तुम्हारी ड्यूटी कैसी जा रही है? मैंने सुना है कि स्कूल के चंद बच्चे गैर इखलाकी सरगर्मियों में मुब्तला है और तुम उनकी पुश्तपनाही कर रहे हो। मुझे लगता है तुम्हें अपनी नौकरी से जल्द ही हाथ धोना पड़ेंगे। उसके चेहरे पर एक तंजिया मुस्कुराहट थी। और हाँ, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि प्रिंसिपल साहब ने तुम्हें याद फरमाया है। आज के बाद ये गेट मैं संभालूंगा और स्कूल का दरमियानी हिस्सा तुम्हारे जिम्मे होगा। इतना कहकर वो चौकीदार रफीक की कुर्सी पर बैठ गया और उसको वहां से जाने का इशारा किया। रफीक ने उसकी बातों का कोई जवाब न दिया और उसे कोसते हुए प्रिंसिपल की ऑफिस की जाने बढ़ने लगा। उसके दिल को अब खौफ का एक धड़का सा लगा था क्योंकि नौकरी छिन जाने के खौफ ने उसे बुरी तरह से हिला दिया था। वो लरसते हुए कदमों के साथ चंद ही लम्हों में प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ा था। एक लम्हा सोचने के बाद वो प्रिंसिपल के ऑफिस में दाखिल हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने मुझे याद फरमाया। उसने फौरन ही कमरे में दाखिल होते हुए प्रिंसिपल साहब को सलाम किया। ओ आओ रफीक, आओ आओ। मैंने सुना है कि तुम अपनी ड्यूटी करने की बजाय लोगों की गाड़ियों के दरवाजे खोलते हो और उन्हें अच्छे तरीके से प्रोटोकॉल देते हो। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये एक सरकारी स्कूल है, किसी का आलीशान बंगला नहीं, जहां पर तुम खड़े होके किसी की भी गाड़ी का दरवाजा खोल के उन्हें ताजीमन सलाम पेश करोगे। मुझे स्कूल के स्टाफ से पता चला है कि तुम चंद नालायक और आवारा लड़कों की पुश्तपनाही भी करते हो और वो लोग अपनी क्लासेस अटेंड करने की बजाय स्कूल की कैंटीन में वक्त गुजारना ज्यादा पसंद करते हैं। इससे पहले कि मैं तुम्हारी शिकायत कर दूं और तुम्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। आज के बाद तुम्हारी ड्यूटी गेट के बजाय स्कूल के दरमियानी हिस्से में है। लिहाजा आज के बाद की जाने वाली तुम्हारी कोई भी लापरवाही तुम्हारे लिए संगीन साबित होगी। चलो अब जाओ और अपनी ड्यूटी करो। इतना कहकर प्रिंसिपल साहब खामोश हो गए और रफीक कमरे से सर झुकाए
बाहर निकल आया। कुछ दिन तो उसके जहन पर प्रिंसिपल का खौफ रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ये वाकया भूलने लगा। उससे हर वक्त अपने ख्यालों में वही करारे करारे नोट नजर आते थे, मगर भला वो क्या कर सकता था। स्कूल के दरमियानी हिस्से में उसे ड्यूटी करते हुए तकरीबन एक हफ्ता गुजर चुका था। एक दिन मामूल के मुताबिक वो अपनी ड्यूटी पर खड़ा था कि अचानक उसके कानों से एक लड़की की आवाज टकराई। जरा सुनिए। कॉरिडोर से गुजरने वाली एक दराज कद लड़की ने रफीक को मुखातिब किया था। रफीक ने जैसे ही पलटकर देखा तो वो लड़की एक लम्हे को मुस्कुराई। ओ रफीक भाई, आपकी ड्यूटी तो गेट पर थी ना? रफीक को लाइब्रेरी के पास खड़ा देखकर वो लड़की एक लम्हे को जैसे चौंक गई थी। जी 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 बीबी जी, बस वो मेरी ड्यूटी चेंज कर दी गई है। अब मैं गेट की बजाय स्कूल के दरमियानी हिस्से में अपनी ड्यूटी दूंगा। आपको कोई काम था? रफीक ने सवालिया नजरों से उस लड़की की जानिब देखते हुए कहा। जी रफीक भाई, मैंने लाइब्रेरी से चंद किताबें लेनी थी। आपको देखकर मैं ये समझी कि शायद लाइब्रेरी अटेंडेंट बाहर खड़े हैं। बस इतना कहकर वो लड़की वहां से चलती हुई लाइब्रेरी में दाखिल हो गई। उस लड़की को लाइब्रेरी में गए हुए अभी चंद ही पल गुजरे थे कि अचानक रफीक को दो औबाश नौजवान अपनी जानिब आते हुए दिखाई दिए। वो उखड़े उखड़े और तेज तेज कदमों से चलते हुए सीधा रफीक के पास आ खड़े हुए। रफीक, वो लड़की कहाँ गई है? उसने फौरन ही रफीक के कान में सरगोशी करते हुए कहा। वो लड़की लाइब्रेरी में गई है। क्यों, आपको क्या काम है? रफीक ने शायद उसके चेहरे के तासुरात पढ़ लिए थे। अरे यार रफीक, तो समझता क्यों नहीं है? मैं काफी दिनों से इस लड़की के पीछे लगा हुआ हूं। आज किस्मत से मौका मिला है। एक तू ही है जो इस मामले में हमारी हेल्प कर सकता है। इतना कहकर वो लड़का गहरी निगाहों से रफीक के चेहरे की जानिब तकने लगा। मैं क्या कर सकता हूं? रफीक ने अचानक बौखलाए हुए लहजे में जवाब दिया। वाह, आज तो तू सब कुछ भूल गया है। चलो कोई बात नहीं, अभी सब कुछ याद आ जाएगा। इतना कहकर उस लड़के ने अपनी जेब से 100 रुपए वाले नोटों की एक गड्डी निकाली और रफीक के हाथ पर धर दी। नोटों की गड्डी देखकर रफीक तो जैसे हैरत के मारे चंद लम्हे तो बुत बना खड़ा रहा। फिर अचानक उस लड़के ने रफीक को जोर से झिंझोड़ा। अरे रफीक, देर मत कर, मुझे ये बता कि लाइब्रेरी अटेंडेंट कहाँ है? कहीं वो तो लाइब्रेरी में मौजूद नहीं। उसकी ये बात सुनकर रफीक एक लम्हे को बुरी तरह से चौंक गया। अब उसे प्रिंसिपल की तमाम बातें याद आने लगी थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे जैसे उसने अपने हाथ पर रखी हुई नोटों की गड्डी को देखा तो उसकी नीयत में भी फतूर आ गया। देखो हमजा, लाइब्रेरी अटेंडेंट मौजूद नहीं, मगर यार ख्याल करना, मेरी नौकरी का सवाल है। पहले भी प्रिंसिपल साहब मुझसे बहुत नाराज हुए हैं। ये ना हो कि वो लड़की शोर कर दे और मेरी नौकरी चली जाए। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता, हम है ना, हम उसे संभाल लेंगे। बस तू बाहर से हमारी रखवाली कर, और याद रखियो कोई भी लाइब्रेरी में दाखिल होने ना पाए, नहीं तो तेरी खैर नहीं। बस इतना कहकर वो दोनों अबाश लड़के लाइब्रेरी की जानिब बढ़ गए और रफीक ने फौरन ही लाइब्रेरी का दरवाजा बंद कर दिया। लड़की जैसे ही लाइब्रेरी में दाखिल हुई तो ये देखकर हैरान हो गई कि लाइब्रेरी में कोई भी मौजूद ना था। खैर, उसने इस बात की परवाह न की और अलमारियों में रखी हुई किताबों को उलट पलट कर देखने लगी। जैसे ही हमजा लाइब्रेरी में दाखिल हुआ तो उसने लड़की को किताबें देखने में मगन पाया। अब वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों से उस लड़की की जानिब बढ़ रहा था। लड़की के पास पहुंचते ही हमजा ने उसे आवाज दी। क्या मैं आपकी कुछ हेल्प कर सकता हूं? हमजा की आवाज सुनकर लड़की ने चौंकते हुए दाएं जानिब देखा और वो ये देखकर दंग रह गई कि ये वही लड़का था जो अक्सर उसे स्कूल में छेड़ा करता था। ये लड़का शुरू से ही उसे और उसकी दोस्त समीना को तंग करता था। वो इसे अच्छी तरह से जानती थी। ये एक रईस बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था जो अपने बाप की दौलत पर बदमाशी किया करता था। उसे अचानक अपने सामने खड़ा देखकर वो लड़की एक लम्हे को खौफजदा हो गई। उसने जल्दी से किताब वापस अलमारी में रखी और तेजी से बाहर की जानिब लपकी, लेकिन इतनी देर में हमजा उसके सामने आ गया और उसकी नाजुक सी कलाई को जोर से जकड़ लिया। प्लीज छोड़ दो मुझे, वरना मैं शोर मचा दूंगी। लड़की की ये बात सुनकर हमजा ने एक जोरदार कहका लगाया। शोर मचाओगी? मचाओ, लेकिन इतना याद रखना कि शोर मचाने से सिर्फ तुम्हारी ही बदनामी होगी और तुम्हें कॉलेज से भी निकाल दिया जाएगा। नहीं नहीं, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। हमजा की ये बात सुनकर वो लड़की रोने लगी और उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए।
तुम्हें खुदा का वास्ता मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो, मुझे जाने दो। वो लड़की अपने दोनों हाथ जोड़े हमजा की जानिब इल्तिजाया नजरों से देख रही थी। आज तुम्हारी कोई भी इल्तिजा पूरी नहीं हो सकती। इतना कहकर हमजा ने जोरदार कहका लगाया और लड़की को पूरे तरीके से जकड़ लिया। जल्दी करो ताहिर, इसके हाथ पांव बांध दो। आखिरकार फिर वही हुआ जिसका डर था। उन दोनों दरिंदों ने लड़की की इज्जत को रौंद डाला। वो लड़की जो एक बाइज्जत माँ बाप की बेटी थी और पूरे स्कूल में पोजीशन होल्डर भी, देखते ही देखते दोनों अबाशों ने उसे बेआबरू कर दिया। एक लम्हे को उस लड़की की चीखें पूरी लाइब्रेरी में गूंजकर अचानक से खामोश हो गई। लेकिन रफीक ने तो अपनी आंखों पर लालच की पट्टी बांध रखी थी। उसका जमीर मर चुका था और वो भी इन अबाशों के साथ इस जुर्म में बराबर का शरीक था। थोड़ी ही देर बाद वो लड़की लाइब्रेरी से रोती हुई बाहर की तरफ निकल गई, लेकिन इस वाकये की उसने किसी से भी शिकायत न की। उधर रफीक की वालदा को अपने बेटे की शादी के लिए बहुत फिक्र थी। वो आए रोज मोहल्ले में कहीं न कहीं अपने बेटे के लिए रिश्ता देखने जाया करती थी। ये लड़की आपा रुकैया को बहुत ही पसंद आई थी। सुघड़, पढ़ी लिखी और नेक, बल्कि वो अभी भी पढ़ ही रही थी। आपा रुकैया ने लड़की को देखते ही पसंद कर लिया था। लड़की के वालिदैन ने उनकी खूब अच्छी तरह खातिर तवाज़ो की थी। उन्होंने चाय का आखिरी घूंट भरते ही उस लड़की की मां को मुखातिब किया, अरे बहन, मुझे तो आपकी बच्ची बहुत पसंद आई है, बस मेरी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझे। बस इतना कहकर वो खुशी खुशी लड़की वालों के घर से निकल आई थी। रफीक की मां अपने इकलौते बेटे की शादी का सोचकर दिल ही दिल में खुशी से फूले न समा रही थी। बस चंद ही दिन बाद रफीक की शादी के लिए घर में तैयारियां होने लगी। रुकैया आपा ने अपने इकलौते बेटे की शादी पर अपने अरमान खूब पूरे किए। बेहतरीन किस्म के खाने और लाइटिंग भी ऐसी की गई जैसे पूरे मोहल्ले की शादी हो। और तो और दुल्हन का लहंगा भी दूसरे शहर से मंगवाया गया था। रफीक भी अपनी इस अरेंज मैरिज पर बहुत खुश था, लेकिन ये शादी इतनी जल्दी हुई कि रफीक को अपनी दुल्हन को एक बार भी देखने का मौका न मिल सका। खैर, उसे इतनी तो तसल्ली थी कि लड़की खूबसूरत है, क्योंकि उसकी माँ और बहनों ने उसे पहले ही लड़की के बारे में तमाम तफसील से आगाह कर दिया था। आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब रफीक अपने कमरे में दाखिल हुआ। दुल्हन बेड पर सुर्ख रंग का लहंगा जेबे तन किए और लंबा सा घूंघट निकाले बैठी थी। रफीक आहिस्ता से चलता हुआ उसके बेड के किनारे पर आ खड़ा हुआ और थोड़ा सा झिझकने के बाद लड़की के पास ही बैठ गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन न हो रहा था कि उसकी शादी इतनी जल्दी हो जाएगी। खैर, अगले ही लम्हे रफीक ने अपनी जेब में हाथ डाला और सोने की चेन निकाल ली ताकि अपनी बीवी को मुंह दिखाई का तोहफा दे सके। उसने जैसे ही लड़की का घूंघट उठाया तो दूसरे ही लम्हे उसे एक झटका सा लगा। वो बेड से उठकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें दुल्हन के चेहरे पर टिकी हुई थीं। उसकी हालत उस वक्त ऐसे हो रही थी जैसे उसे किसी सांप ने काट लिया था। ये वही लड़की थी जिसकी इज्जत का सौदा रफीक ने 10,000 रुपए में कर दिया था। वो हकलाते हुए बोला, तुम? रफीक सिर्फ इतना ही कह पाया, लेकिन लड़की के चेहरे पर एक जहरीली सी मुस्कुराहट थी। क्यों, क्या हुआ? इसमें हैरानगी की क्या बात है? मुझे तुम्हारी माँ ने पसंद किया है और किसी खूबी की वजह से ही तुम्हारे लिए पसंद किया होगा ना। आज की रात मैं तुम्हारी दुल्हन हूं। तुम्हें आज इतनी हैरानी क्यों हो रही है? लेकिन रफीक तो जैसे पत्थर का बन गया था। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि एक दिन वही लड़की उसकी बीवी के रूप में उसके सामने होगी। उसने खुद को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया। नहीं, यह मुमकिन नहीं हो सकता। तुम भला मेरी बीवी कैसे बन सकती हो? तुम तो पहले ही अपनी इज्जत गंवा चुकी हो। रफीक ने गुस्से से देखते हुए उस लड़की को मुखातिब किया। बहुत खूब रफीक साहब, अगर आपको याद हो तो मेरी यही इज्जत आपने खुद अपने हाथों से नीलाम की थी। उसने जवाब तलब नजरों से रफीक की जानिब देखते हुए कहा, जबकि रफीक गमो हैरत के बायस अपने होंठ खाए जा रहा था। ये गलत है। तुम्हें पता था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, फिर भी तुमने मेरे साथ शादी की। हालांकि उन लोगों ने मेरी तस्वीर भी तुम्हें पहले ही दिखा दी थी। तुम चाहती तो इनकार कर सकती थी, लेकिन मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की? रफीक ने सवालिया नजरों से उस लड़की की जानिब देखते हुए कहा, अच्छा जी, तो आज आपको इस बात का एहसास हुआ। उस वक्त आप कहाँ थे? क्या आपको पता नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है?
फिर भी आपने मुझे धोखे से लाइब्रेरी में भेजा। आप उस जुर्म में सबसे बड़े गुनहगार हैं और खुदा ने आपको उस जुर्म की सजा इस दुनिया में ही दे दी है। उस लड़की के होंठों पर एक तंजिया सी मुस्कुराहट थी। मैं तुम्हें अभी तलाक दे दूंगा। तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारूंगा? कभी नहीं। इतना कहकर रफीक ने अपने गले में डाली हुई माला को उतार कर नीचे फेंक दिया। रफीक को ऐसे तड़पता देखकर वो लड़की एक लम्हे को मुस्कुराई। जनाब, शायद आप निकाहनामा की शराइत भूल गए हैं। मुझे तलाक देने की सूरत में 6 लाख रुपए और 15,000 रुपए माहाना देने होंगे। ये सब कुछ आपके पास अगर है तो बड़ी खुशी से मुझे तलाक दे दीजिए। रफीक साहब, आप इस वक्त मुझसे भी ज्यादा बेबस हैं, क्योंकि आपको सारी उम्र उस लड़की के साथ गुजारनी पड़ेगी जिसके जिस्म का सौदा आपने चंद रुपयों की खातिर किया था। ये बात सुनने के बाद रफीक खौलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। अगले ही दिन जैसे सुबह का सूरज निकला तो आपा रुकैया के घर जैसे कयामत बर्पा हो गई। कल जो घर खुशियों के कहकों से गूंज रहा था, आज वो सरापा मातम था। दुल्हन ने खुदकुशी कर ली थी और अपने हाथों की रगें काट डाली थी, लेकिन खुदकुशी करने से पहले उसने वहां एक कागज भी छोड़ा था जिस पर बस इतना लिखा था कि मैं अपनी मर्जी से खुदकुशी कर रही हूँ। लड़की की मौत की खबर सुनकर पहले पहल तो रफीक को खुशी हुई, लेकिन फिर वो एक अजीब कश्मकश में मुब्तला हो गया। उसकी समझ में ना आ रहा था कि वो खुश हो या मातम करे। बस इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया। एक दिन जैसे ही रफीक ने अपने कमरे की अलमारी खोली तो उसे एहसास हुआ कि उसके एक सूट के सामने वाली जेब में एक कागज रखा हुआ है। रफीक ने जैसे ही वो कागज निकाला तो उसे उस कागज पर एक इबारत लिखी हुई नजर आई। रफीक, मेरी जिंदगी बहुत खुशी से गुजर रही थी। मैं पढ़ लिख कर अपने वालिदैन का ख्वाब पूरा करना चाहती थी, लेकिन तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी मासूम ख्वाहिशों का गला घोंट दिया। मुझे तो शायद उसी दिन मर जाना चाहिए था जिस दिन मेरे साथ ज्यादती हुई, लेकिन मैं हर पल कर्ब और अजियत से गुजरती रही जिसका शायद तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन खुदा की कुदरत ये थी कि मेरी शादी तुम्हारे साथ हो गई। सिर्फ तुमको एहसास दिलाने के लिए मैंने ये काम किया था कि तुम दोबारा अपनी जिंदगी में ऐसी हरकत न करो और ना ही किसी की बेटी की इज्जत खराब करो। इसलिए मैं आज अपनी जिंदगी का खात्मा कर रही हूँ। मैं तो जा रही हूँ, मगर तुम्हारी जिंदगी को मैं नाकाबिले फरमोश करबो अजियत से जरूर गुजारूंगी। तुम मौत भी मांगोगे तो वो भी तुम्हें नसीब ना होगी। तुम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि मौत को गले लगाना कितना मुश्किल काम है। ये पढ़कर रफीक दिल में बहुत नादिम हुआ और उसका ज़मीर भी अब उसे मलामत कर रहा था। एक रात वो अपने कमरे में सोया हुआ था कि तकरीबन रात के कोई 2 बजे के करीब उसने एक दिलखराश चीख मारी और बदहवास सा होकर कमरे से बाहर निकल आया। वो बुरी तरह से चीख और चिल्ला रहा था, वो मुझे मार देगी, वो मुझे मार देगी, वो देखो, वो देखो, मेरे सामने खड़ी है, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। वो बार बार एक तरफ इशारा करके जोर जोर से चीख रहा था और उसके घर के सारे अफराद उसके गिर्द जमा हुए हैरत से उसकी जानिब देख रहे थे। शायद उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि रफीक के दिमाग पर उसकी बीवी के जाने का सदमा हुआ है। खैर, उसी वक्त मोहल्ले के डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर साहब ने रफीक को चंद दवाइयां दी और इंजेक्शन भी लगा दिया। थोड़ी ही देर में रफीक सो गया, लेकिन जैसे ही सुबह फजर की अजान हुई तो उसने दोबारा चीखना और चिल्लाना शुरू कर दिया। वो अपने बाल नोचता हुआ कमरे से बाहर निकला। वो देखो, वो देखो, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, वो देखो, वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। रफीक पर अब दोबारा रात की तरह फिर से दौरा पड़ा था, लेकिन अब की बार ये दौरा उसके लिए जानलेवा साबित हुआ। वो हर दिन हर रात यूं ही चीखता चिल्लाता रहा। उसके घर वालों ने कोई पीर फकीर और कोई डॉक्टर न छोड़ा जहां से उसका इलाज न कराया गया हो। आखिरकार एक दिन वो लोग भी थक गए और उसे पागल खाने में दाखिल करा दिया। रफीक वहां भी चीखता और चिल्लाता रहता और सलाखों से अपना सर टकराता रहता। और फिर चंद माह के बाद सुबह के वक्त वहां के डॉक्टरों ने देखा कि वो अपने कमरे के फर्श पर मुर्दा पड़ा हुआ था। पैसे की लालच ने 2 जिंदगियां निगल ली थी। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। आपने हमारी कहानी किस शहर से सुनी? अपने कीमती कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।